जय हिंद फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। देखिए, जिस प्रकार मैं संविधान के आपके महत्वपूर्ण तथ्य ले आ रहा हूँ उसके आपको परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और घटना चक्र की ये बुक सॉल्व हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण तथ्य लिए जा रहे हैं यहाँ से, जो कि हर परीक्षा में आपको पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई सी परीक्षा हो, अग्निवीर हो, चाहे एमआर हो, चाहे आपकी आर्मी की परीक्षा हो। यानी कि संविधान हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन 4-6 क्वेश्चन आते हैं, वहीं से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिए जा रहे हैं। ठीक है, पैट है, आगे और भी परीक्षा हैं, कुछ ग्रुप डी की परीक्षा भी बची हुई है अभी, और भी रेलवे के फॉर्म आने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, बहुत महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए देखिए, पहली बैठक जो संविधान सभा की महत्व हुई थी तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद कैसे करना पहली बैठक? तो पहली बैठक 9 दिसंबर, दिसंबर का महीना कब आता है? लास्ट में आता है। तो जो पहली बैठक हुई थी तो महीने के लास्ट में हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष मेरा यही मैं सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा, यही ये सिद्धांत रहेगा कि मैं आपको कैसे न कैसे याद कराऊं। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कैसे याद करेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन रहती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष ये वरिष्ठ थे, यानी कि बड़े थे उम्र में, तो इनका नाम भी बड़ा है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छोटे थे, और तो इनका नाम भी छोटा है, तो ऐसे याद करें। अस्थायी अध्यक्ष थे, बड़े बूढ़े लोगों को चुन लिया गया था, और सच्चिदानंद सिन्हा इनका नाम था। स्थायी अध्यक्ष आज से कंफ्यूज नहीं होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, छोटा नाम राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। कौन से थे? एच सी मुखर्जी। पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं यहाँ से बस, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। उपाध्यक्ष पूछे नहीं जाते हैं, वैसे भी याद कर ले, एच सी मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव, सर बी एन राव। ठीक है। जो संविधान निर्माण में लगा समय था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप बहस जो चली थी, टोटल दिन 114 दिन थे। कुल व्यय 63-96-729 रुपये, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बट इतने जानकारी के लिए काफ़ी है। कुल वाचन 3 हुए थे। ठीक है। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नोट पॉइंट बना लेना, बाकी मैं पीडीएफ तो दूंगा आपको। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर और 26 जनवरी, ये महत्वपूर्ण याद है। देखो, 26 जनवरी से 26 नवंबर से जनवरी। ठीक है। तो 1950, यानी कि एक साल के बाद कुछ और महीने, क्योंकि नवंबर नवंबर में एक साल, कैसे 26 49 नवंबर, तो 26 नवंबर 1950 एक साल, नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि एक साल, यानी कि 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था? लागू हो गया था। यहाँ से आपको याद करना होगा, बस बखूबी अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। चलिए, कैबिनेट मिशन ने मिशन की जो योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1949 को इसमें मुस्लिम लीग की भी शामिल हो गए थे। ठीक है। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो, अंतरिम सरकार, यहाँ मंत्री और यहाँ मंत्रालय इन्हें जो दिए गए थे, वो जवाहरलाल नेहरू को विदेश व राष्ट्रीय संबंधी मामले दिए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण गृह मंत्री, और श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। शिकायत अली वित्त मंत्री, जावेद नाथ मंडल विधि विधि मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर सी एच बाबा कार्य एवं खनन शक्ति, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, और आपके जो बने थे आई आई चुंदरीगर, चुंदरीगर बने थे बाडेज। कौन बने थे? आई आई चुंदरीगर बाडेज। ठीक है। अब्दुल रफ नस्त, ये बने थे संचार डाक एवं वायु, यानी कि इनके मंत्रालय इनके पास थे, अब्दुल रफ नस्त के। गजनफ अली खां, ये स्वास्थ्य मंत्री थे, और जगजीवन राम, ये श्रमिक मंत्री थे। ठीक है। तो यहाँ से आपको मंत्रालय मोस्ट मैं बता दूं, ये मंत्रालय आपको याद करने होंगे, बाकी ज़्यादा मंत्रालय याद नहीं करने। ठीक है। बाकी कोई मंत्रालय पूछा नहीं जाएगा, पूछा ये आसफ अली और देख लेना बस। ठीक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के गृह मंत्री, और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। शिकायत अली वित्त मंत्री। चलिए देखिए, मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ से, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, शिकायत अली जागेंद्र नाथ मंडल आई आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नस्तर और
गजनफ अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और ये मोस्ट नोट पॉइंट है, रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। रियासतें थी जो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को रियासत के जन मत संग्रह के आधार पर, और जम्मू कश्मीर को रियासत के, यानी कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के पर शामिल कर दिया गया था। ठीक है, जूनागढ़ को रियासत को जनमत ग्रह के आधार पर, जम्मू कश्मीर को रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी के बाद बनने वाली सरकार तय कार्य किया गया। ठीक है, चलिए बात करें संविधान के स्रोत। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जानकारी ले। देखिए, भारत संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण की सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन से संसदीय भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत इंपोर्टेंट स्टार्ट होने वाला है। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, तो कैसे याद करेंगे? जो संसद की शासन की प्रणाली ली गई थी वो हमारे ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, एकल नागरिकता एवं विधि एवं शासन आदि। और संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी यूएसए से मूल अधिकार, न्यायपालिका एवं स्वतंत्रता, न्याय पुनरावलोकन, ये सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया या जाना आदि यहाँ से यूएसए से लिए गए। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूल अधिकार लिए गए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, इतने मोस्ट टॉपिक थे। चलिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। देखो, आयरलैंड से क्या लिए गया? नीति निदेशक सिद्धांत। क्या लिए गए? नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ठीक है, जर्मनी से क्या? आपातकाल। देखो, यहाँ से आपको याद करना, कनाडा से लिए गए केंद्र राज्य नियुक्तियाँ, केंद्र राज्य नियुक्तियाँ और व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित। ठीक है, राज्य की जो नियुक्ति, राज्यपाल की, सॉरी, केंद्र राज्य द्वारा राज्यपाल की नियुक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे क्या होती है वो कनाडा से ली गई। आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया आयरलैंड से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी लिए गए आयरलैंड से। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल संविधान का स्थगन आदि। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य आदि। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया भी ली गई है, लेकिन मैं याद कराऊंगा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए मैं याद कराता हूँ, देखो याद कराना ही मेरा काम है। ब्रिटेन से संसद ली गई है, तो आपको पता होगा ब्रिटेन जो कि अंग्रेज वगैरह है, यहाँ अंग्रेज जिन्होंने शासन किया था, तो ब्रिटेन ही इसे कहते हैं। तो यहाँ से ही यहाँ संसद जो ली गई वो अपनी मतलब संसद मानो ऐसे चल गई, ब्रिटेन से अपनी संसद छोड़ गए अपने भारत में। तो आप ऐसे याद रखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार क्या लिए हुए? मूल्य अधिकार लिए हुए हैं। न्याय पुनर्वलोकन यहाँ से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हुई है। यानी कि बहुत ही मोस्ट जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो अमेरिका से ली हुई हैं। तो देखो, ये मूल अधिकार है और काफ़ी बड़ी चीज़ होती है मूल अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। न्यायिक पुनरावलोकन भी बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। उपराष्ट्रपति का पद भी बहुत बड़ा होता है, तो ये और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और कनाडा से कुछ लिए गए। देखो, कनाडा से केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट व्यक्तियों शक्तियों का केंद्र पर निहित होना आदि। कनाडा यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, आदि। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निदेशक सिद्धांत। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, ये आयरलैंड से ली गई है। तो मैंने कनाडा वाला याद करा दिया। देखो, कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यपाल मतलब केंद्र द्वारा यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है कनाडा से। ठीक है, चलिए
अब बात करें आयरलैंड से, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल, देखो आपात, जर्मनी मनी ऐसे याद कर लेंगे, जर्मनी, तो आपातकाल आता है तो मनी जम जाती है, ऐसे मनी हमारी मनी जम जाएगी तभी आपातकाल आएगा, तो जर्मनी ऐसे कर सकते हैं। दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये तीनों याद कराऊंगा, जर्मनी आपातकाल ये हो गया, सोवियत संघ मूल कर्तव्य, देखो सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए हो, मेरे साथ साथ बोले, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये चीज़ आपको उम्मीद है याद हो गई होगी। जापान से लिया हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब देखिए भारतीय संविधान, तो भाग, विषय और अनुच्छेद, भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करा दूंगा जी। भाग संघ और उसके क्षेत्र लिए गए भाग एक में, अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रक्रिया इनकी चलेगी। तो भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि किसी राज्य में जाएंगे तो उनके संघ कुछ लेंगे, कुछ राज्य मिलाएंगे, तो संघ और राज्य क्षेत्र भाग एक में। नागरिकता फिर मिलती है दूसरे में, किसी देश के लिए नागरिकता दूसरे मिलती है। भाग 3 में मूल कर्तव्य, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें मूल कर्तव्य भी मिलेंगे, क्योंकि इधर उधर जाने के लिए हमें कुछ अधिकार भी चाहिए, तो मूल कर्तव्य भी मिलते हैं। अच्छा, नागरिकता कितनी कितनी है, कितनी है, 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है अनुच्छेद में। मूलभूत अधिकार जो होते हैं, हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं, वो होते हैं 12 से 35, यानी मूल अधिकार इन्हें बोलते हैं। मूल अधिकार होते हैं 1235, ठीक है। नागरिकता मिल गई, फिर मूल अधिकार भी मिल गए हमें, ठीक है, हम देश के नागरिक की भी हो गए, मूल अधिकार भी मिल गए हमें, आज़ादी भी मिल चुकी 1235 तक। भाग 4 की चर्चा करेंगे ढंग से, बहुत अच्छे से। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं भाग 4 में आते हैं, लेकिन हमें क्या पहले मिला था, यानी कि राज्य मिला, यानी कि उसके क्षेत्र भी मिल गए, जहाँ जाना है उस क्षेत्र भी मिल गया। पहले भाई क्षेत्र में ही तो जाएंगे, कहीं जाएंगे, उसकी नागरिकता भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार चाहिए हमें कुछ करने के लिए, अधिकार नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मूल अधिकार भाग 3 में। अब भाग 4 आया, भाग तो क्रम से चलना, राज्य नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के लिए कुछ हमें करना भी तो बनता है भाई, अधिकार भी कुछ करें हम राज्य के लिए, तो वो होता है भाग 4 में राज्य निर्देशक तत्व। मूल अधिकार होते हैं व्यक्ति के लिए, और नीति निर्देशक तत्व होते हैं देश के लिए, राज्य के लिए, ठीक है। तो 36 से 51 तक हमें कुछ कर्तव्य बनता है, वो 36 से 51 तक पौधे लगाएं, ऐसे याद करें, 36 से लगाएं या 51 पौधे लगाएं, बहुत अच्छे शुभ पौधे होते हैं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, ऐसे याद कर लें, ठीक है। 1235 मूल अधिकार होते हैं, 1235 काफी मूल अधिकार मिल गए। भाग 4 में बात करेंगे मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य 51 एक काम है, ये जोड़े गए हैं अनुच्छेद में, ठीक है। मूल कर्तव्य भाग 4 काम है, ये भी इतना याद करना होगा, ठीक है। भाग 5 52 से 151 तक, भाग 5 52 से 151 तक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब देखो भाग 5 कंप्लीट। अध्याय यहाँ भाग 5 के बारे में दिया, अध्याय फर्स्ट में दिया है कार्यपालिका, अध्याय सेकंड में संसद दी हुई है, और भाग 5 काफी लंबा 51 से 151 तक चला है, ठीक है। अध्याय थर्ड में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, अध्याय यानी कि फोर्थ में संघीय न्यायपालिका, अध्याय फिफ्थ में दिया हुआ भारत के नियंत्रण माले का परीक्षक, ठीक है, यहाँ से इंपोर्टेंट। तो कैसे याद करेंगे, अध्याय फर्स्ट में कार्यपालिका, अध्याय फर्स्ट में कार्यपालिका, अध्याय सेकंड में संसद दी हुई है, अध्याय थर्ड में राष्ट्रपति विधायी अधिकार, अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण एवं माले का परीक्षक, ठीक है। चलिए बात करेंगे भाग 6 राज्य, 152 और 152 से लेकर 237 तक चला है। तो अध्याय सामान्य है, और अध्याय सेकंड में कार्यपालिका, अध्याय थर्ड में राज्य विधानमंडल, फोर्थ में राज्यपालिक विधायी अधिकार, और फोर्थ फिफ्थ में राज्यों के उच्च न्यायालय, और सिक्स में आदरणीय न्यायालय, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निश्चित दिए हुए हैं, ये 238 में, अनुच्छेद 238 में, ठीक है, भाग 7 में ये अभी निश्चित हो चुका है, ये ध्यान रखना भाग 7, ठीक है। भाग 8 में बात करेंगे,
ये पहले था अनुसूची भाग ख में राज्य में, ये निश्चित हो चुका है। भाग ख में राज्य क्षेत्र क्या है, ख में राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में पंचायतें 243 से लेकर 243 ड तक। क ख ग में ये जोड़ दिए गए हैं पंचायत वगैरह और भी कुछ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 9 में पंचायतें और भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 9 की बात करेंगे, भाग 9 में क में कार्यपालिका जोड़ी गई, क्या जोड़ी गई, कार्यपालिका 243 से लेकर 243 छ तक। तो आपको ये याद रखना, डायरेक्ट न्याय जो कार्यपालिका नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका वो भाग 9 में होती है। जो शहरों में नगर पालिका होती हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि नगर पालिका भाग 9 में आती हैं, ठीक है। और भाग 9 ख में सहकारी समिति, सहकारी समिति। तो क ख सहकारी नगर पालिका, सरकारी सहकारी समिति, ऐसे याद कर लें। 243 से लेकर 243 से जेड टी तक चला है। भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र है, 244 से 244 क तक। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध होने चाहिए, वो 45 से 263 तक। अध्याय फर्स्ट में विधायी संबंध और अध्याय 7 में प्रशासनिक संबंध, ये होना इंपॉर्टेंट है याद। चलिए भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संविदा और बाद है 264 से 300 तक। यहाँ पे 3 चीज़ें 4 चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 12 में वित्तीय दी हुई है, और अध्याय फर्स्ट में वित्तीय, अध्याय सेकंड में उधार, और अध्याय थर्ड में संपत्ति संविदा अधिकारी में देयताएं, बाध्यताएं और बाद। अध्याय फोर्थ में दिया हुआ संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। भाग 13 में भारत के राज्य एवं क्षेत्र भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम होने चाहिए, यानी कि देश में जो व्यापार वगैरह हमें आज़ादी है मिलने की, वो भाग 13 में हमें बाकायदा दी हुई है, ठीक है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यहाँ पर दे सकते हैं भाग 14 में। चलिए भाग 14 का में दिया हुआ है अधिकरण 223 से 223 ख में। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 क में निर्वाचन है, ये याद रखना, निर्वाचन भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विदेश उपबंध है 330 से 342 तक। राज्य भाषा हमारी जो है भाग 17 में है 343 से लेकर 351 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, निर्वाचन वाला, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय फर्स्ट में संघीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उच्च न्यायालय और न्यायालयों की आदि भाषा यानी और विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। भाग 17 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 टोटल 22 भाग हैं। भाग 18 आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 प्रकीर्णन 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 संविधान का संशोधन 368 में दिया हुआ है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निष्कर्षण, ठीक है। तो ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। भाग 21 भी मैंने बताया। संविधान का संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। आपात उपबंध भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये संविधान संशोधन 368 में भाग 20 में। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये भी देख लेना, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 21 में, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी वगैरह प्राकृतिक पाठ एवं निष्कर्षण। तो ये 393 से लेकर 395 तक, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ संविधान की प्रस्तावना, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी यहाँ से लेते हैं। चलिए प्रस्तावना, चलिए प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। संविधान के परिचय को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए, जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान के परिचय को प्रस्तावना कहते हैं। यह संविधान का आमुख होता है। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। परिचय पत्र किसने कहा था, पालकीवाला। आप कैसे याद कर सकते हैं, अच्छा परिचय पत्र कहा था, तो ऐसे याद कर लें आप, ऐसे याद कर लें, आपके नाम पे कोई गांव में प्रेमपाल होगा, तो प्रेमपाल के नाम से याद कर सकते हैं पालकीवाला। तो वो कहते हैं प्रेमपाल पालकीवाला, पालकी में बैठ के जाता था पालकीवाला। तो यानी कि परिचय पत्र जो संविधान को कहा था, आज से आपको याद हो गया, पालकीवाला कहा था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी व पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र के एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क संमत 2006 को विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं, मतलब अर्पित करते हैं। तो यह जो प्रस्तावना का ये वाक्य लिया गया था, ये लोकसभा में लिया गया था जिस दिन संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और ये पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया था। कुछ जिसमें से चीज़ें 26 नवंबर को ही लागू हो गई थी, लेकिन पूर्ण तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भेरूवारी बाद में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। जो भेरूवादी बाद हुआ था 1960 में, सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। प्रस्तावना, ये मोस्ट पॉइंट है, प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है और कब? ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। ठीक है, देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। केशवानंद, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये केरल के रहने वाले थे। देखो, केशवानंद भारती बनाम, ये केरल राज्य से बिलोंग करते थे। इनने क्या किया था, बहुत मजा आ जाएगा। देखो, राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। क्या माना था? अंग माना था। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने माना था। तभी इनका कितना हुआ था? 6/7 हुआ था, यानी कि टोटल जज 13 थे और 13 जज में इनके पक्ष में 7 थे और विपक्ष में 6 जज थे, यानी एक जज की वजह से इस जो प्रस्तावना को अंग मान लिया गया था। ठीक है, संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार मजबूतीकरण होता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन से 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार, मात्र एक बार, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में द्वारा संशोधन किया गया। तो ये याद कर लेना, 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना को संशोधन किया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है, पूछे प्रस्तावना के बारे में पूछे तो इनके जो प्रस्तावना के जन्मकर्ता मतलब थे, पूर्ण तरह से इन्होंने लागू करवाया था, तो वो थे केशवानंद। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे प्रस्तावना से? केशवानंद भारती बनाम केरल के राज्य के थे। 1973 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में बैठक की। भैया बैठक की तो 13 आदमी थे टोटल, इनके विपक्ष में 6 जज थे और 7 जज इनके पक्ष में थे। इसी कारण इनका संसद प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है। अनुच्छेद भाग 20 में 368 के तहत कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्ट संसद वैसे या परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे में विस्तार की मजबूतीकरण होता है। मतलब इसे हटा नहीं सकती और इसका नकारात्मक कोई तथ्य नहीं दे सकती, और इसमें वह दे सकती है जो कि संसद में परिवर्तन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार यानी मजबूतीकरण, यानी मजबूत बनाए संविधान, यानी संविधान को ऐसा कुछ कर सकती है। भाग 20 368 प्रस्ताव जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब तक प्रस्तावना मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा इसमें यानी संशोधन हुआ है। तो आपको याद करना होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसका जो क्या हुआ है, अब तक एक बार संशोधन भी हुआ है। तो इतना आपको याद करना। अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूलतः भारतीय, यानी कि मैंने बताया था 22 भाग 12 अनुसूची। पहले तो 8 अनुसूची थी, अब बढ़ के कितनी होगी? 12। ठीक है, भाग कितने हो गए? 25। तो ये नहीं माने जाएंगे और
अनुसूची 12 मानी जाती है, 22 भाग माने जाते हैं अभी, ठीक है। और क ख ग में ये जुड़ गए हैं, ठीक है, ऐसे करके। चलिए, और 395 अनुच्छेद में के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो अनुसूची के विषय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अनुसूची और विषय। पहली अनुसूची राज्य बस राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय उनके वेतन भत्ता दिए जाएंगे, उनको तनख्वाह दी जाए। तीसरी अनुसूची में शपथ, प्रतिज्ञान एवं प्रारूप, यानी कि वेतन भत्ता पहले, शपथ बाद में लो, ठीक है, पहले पैसा टका लो, उसके बाद शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में, देखो चौथी अनुसूची इंपोर्टेंट है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपलब्ध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध उपलब्ध हैं, ठीक है। चलिए, सातवीं अनुसूची संघ एवं सूची राज्य की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। सातवीं में देखो, सातवीं में बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि यहाँ पर तीनों को में ले लिया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों आ जाते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र राज्य एवं मध्य की शक्तियों को विभाजन किया गया, तो वो आपकी सातवीं अनुसूची है, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं। आठवीं अनुसूची में भाषाएं, आठवीं अनुसूची में भाषाएं। तो आप ये बताएं किस अनुच्छेद में भाषाओं का वर्णन हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस भाग में और किस अनुच्छेद में, ठीक है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और नियमों का मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो ये तो याद हो गई, दल, पंचायत, नगर पालिका 11, 12, वो सॉरी 10, 11, 12। अब मैं कैसे याद करूँगा? आठवीं में भाषा है, आठवीं में भाषा है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है। कुछ अधिनियम, देखो नौवीं में कुछ अधिनियम, कुछ अधिनियम, अधिनियम, नियम, नौ, ऐसे देखो, नौ, नौ, नौवीं अनुसूची अधिनियम, नी, कुछ ऐसे करके याद भी कर सकते हैं। देखो, भाषा, आठवीं भाषा है, जो आठवीं अनुसूची है भाषाएं हैं। सातवीं अनुसूची में ऐसे ही याद होगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों को शक्तियों को लिया गया है। छठी अनुसूची में इसमें कुछ इंपोर्टेंट राज्य डाले गए, जो कि ऐसे आप याद कर सकते हैं, AMDM, यानी कि हमतम, याद कर सकते हैं क्या? A4 ऐसे नहीं याद होगा, क्यों कन्फ्यूज हो जाएंगे, मिजोरम भी और मेघालय भी है, ठीक है इसमें। देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध उपलब्ध कराया हुआ है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3-4 राज्य हैं जो छठी अनुसूची में रखे गए हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। और तीसरी में तो शपथ है ही, प्रतिज्ञा प्रारूप। दूसरी में तनख्वाह, पहले में राज्य पर संघ क्षेत्र, ठीक है। चलिए, नोट पॉइंट देखते हैं। नौवीं अनुसूची में संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान, नौवीं अनुसूची को कैसे जोड़ा गया था? नौवीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, ठीक है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अब याद कैसे करें? तो चलिए हम ये भी याद कराते हैं, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, संशोधन हुआ अधिनियम 1951। तो 19/9 1951, 1951, 1951, ठीक है, 9वीं अनुसूची, ठीक है ना। चलिए, 9वीं अनुसूची 1951 संशोधन अधिनियम। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान अधिनियम। देखो, 10वीं कैसे याद करते? 5 दूनी 10, ऐसे गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से थी, तो ये कब थी जोड़ी गई थी? 52वें संशोधन हुआ था, 52वां अधिनियम 1985, 1985, ठीक है, 1985। तो अब ऐसे कैसे याद कर सकते? 10 इसमें भी मिल रहा है तो 10 मिल रहा है। अब इधर कैसे कर सकते हैं?
10 13 तो 1975। देखो याद करना कैसे भी करो, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी आज के बाद, मुझे पता है। ये तो पता ही चल गया कि 10वीं 10वीं 10 5 तो 10 10वीं संविधान 10 संशोधन, और 9 1 10 10 1985 8 5 13 ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। चलिए, अब बात करें 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 7 3 कितने होते हैं? 10। 10 में एक जोड़ दिया, यानी कि हम आए दल बदल के बाद हमने एक जोड़ दिया, तो ये कितनी होगी? 11वीं संशोधन अधिनियम हो गया। 7 3 10 मिल रहा है, और 7 3 10 यानी कि 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन 1992। अच्छा, 11वीं अनुसूची। अब यहाँ पे ट्रिक बन मिल गई आपको। 11वें 9 2 11 पीछे हो गया 11, तो 11वीं अनुसूची 11 द्वारा बाहरी अनुसूची को, यानी कि अब बात करें 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वें याद हो गई, 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, चलिए 12वें अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची को। ठीक है, और आप ऐसे याद करें 9 4 कितने होते हैं? यहाँ पे थे 7 3 10, 7 4 कितने होते हैं? 11। एक प्लस कर दिया तो इतने कितने हो गए? 12। तो 12वें अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन। ठीक, और संशोधन 1992 अधिनियम, 1992 अधिनियम। ठीक है, 1992 अधिनियम। तो ऐसे याद कर सकते हैं, 9 1 10 10 2 12। तो यहाँ से मिल रहा है आपको 12 12 12। तो खटाक याद कर देना 12वें अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नोट पॉइंट है, यहाँ से याद करते हैं। मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी मणिपुरी व नेपाली तथा 92 संविधान संशोधन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट, 21 को भी याद कराएंगे, 14 को भी याद कराएंगे। देखो मैंने बताया था 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 8वीं अनुसूची में कौन भाषाओं का वर्णन है? अच्छा, 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन में इन्हें जोड़ा गया था 1976। तो देखो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची देख, ठीक है, 8वीं अनुसूची 21वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा सिंधी को, और 71वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पे भाषाओं के बारे में यहीं तक रखते हैं, सिंपल है, आपको ऐसे याद करना होगा। अब बात करते हैं, यानी कि 71वें संविधान संशोधन में 1992 द्वारा कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी को नेपाली तथा 92 में संविधान। यहाँ से देखो या इतना करना, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसे आप याद करने की कोशिश करना, लिख लिख के, तो आप स्पष्ट याद कर सकें। इसकी कोई ट्रिक ब्रिक बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलिए, मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप बन सकते हैं। देखो 8वीं अनुसूची 14 भाषा जोड़ेगी। 21वें संविधान संशोधन में 1976 सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में 1992 में कोंकणी को जोड़ा गया। मणिपुरी व नेपाली 92 में संविधान संशोधन में 2003 में जोड़ दी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली स्थायी भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक और संघ एवं इसके राज्यों क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्य का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अभी अभी कितने हैं? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नोट पॉइंट, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप आपस में विलय हो जाने के उपरांत देश में अब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। लेकिन इसमें कुछ अभी जो आपका है जम्मू कश्मीर में चेंजमेंट होकर, यानी कि लद्दाख वगैरह को यहाँ से अलग किया गया है। तो उसके बारे में जानकारी लेटेस्ट लें, इस टॉपिक को यहीं तक रहने दें। चलिए, हाँ, अनुच्छेद 1 में बात करेंगे। अनुच्छेद एक में क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ दिस, भारत इस राज्य क्षेत्र उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 में के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद प्रदान किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में के तहत एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है बहुत ही तरीके से, 1 से 5 तक क्लियर होंगे इसमें, ठीक है।
अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा के बारे में घटा बढ़ा जा सकता है। देखो इनसे समझाते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है, या राज्यों के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करता है, कितना राज्य कितनी सीमा तक है। अनुच्छेद 2 कहता है भैया नए राज्यों का प्रवेश भी होना चाहिए। अनुच्छेद 3 ये कहता है राज्यों का निर्माण भी होना चाहिए, वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर इन्हें घटा बढ़ा जा सकता है। नोट पॉइंट कर ये है आपका अनुच्छेद 2 व 3 में संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 में तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्यतः बहुमत और साधारण विधायक प्रक्रिया संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। भारत के राज्यों के पुनर्गठन के लिए पुनर्गठन आयोग से स्थापना 1953 में हुई थी, जो कि अध्यक्ष फजल अली थे। यहाँ मोस्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसे आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है। भारत के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तेलुगु भाषा या नेतृत्वकर्ता पोट्टी श्रीरामल्लू ने आमरण अनशन आरंभ किया, जिसमें 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्रीरामल्लू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की गठन हो गई। यानी कि चर्चा मोस्ट पॉइंट पर ये देखी जाए कि सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। तो ये मुल्लू भाई साहब थे, इन्होंने यहाँ पे इतना अनशन किया, इन्हें कहा भैया हमें भाषा के आधार पर अलग दर्जा मिलना चाहिए। भाषा के आधार पर इन्हें अलग गठित कर दिया गया था। ऐसा था होगा मेरे हिसाब से, कोई राज्य ये ठक्के होंगे। इनके जो क्षेत्र में आंध्र प्रदेश क्षेत्र था, इन्हों का क्षेत्र अलग भाषा बोलता होगा। इन्होंने कभी मैं भाषा के आधार पर हमें अलग कीजिए, तो इन्हें ना ज़मीन के आधार पर, ना जगह के आधार पर, ना पैसे के आधार पर, इन्हें भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करवाया था। इनकी मृत्यु हो गई थी। 1956 में पारित किया गया था। स्थापित किए गए 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे 1956 में। ठीक है। अब नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और करीलीकल बस्तियों को भारत सरकार में सौंप दिया गया, जिसे मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य का गठन किया गया। भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मोस्ट क्वेश्चन है, कब हुआ? 1956 में। भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों और पुर्तगालियों पर सैनिकों कार्रवाई करने का गोवा, दमन और दीव को भारत संघ के मिला लिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत द्वारा भारत संघ के क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। केंद्रीय गृह, मंत्री गृह, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। देखिए क्षेत्रीय परिषदें कुछ इंपोर्टेंट हैं, चीज़ें देख लीजिए, मुख्यालय दिए हुए हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद आपका कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में, मध्य है वो प्रयागराज, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, तो ऐसे याद कर सकते हैं, मध्य प्रयागराज इलाहाबाद में है। अच्छा, पूर्व में पड़ता है कौन पड़ता है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पूर्व में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद पश्चिम मुंबई में है। मध्य में हमारा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हमारी नई दिल्ली। तो क्षेत्रीय परिषद हमारा जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर के जस्ट बगल में ही तो है क्षेत्रीय परिषद, मध्य के बगल में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि उत्तर प्रदेश के बगल में नई दिल्ली, तो नई दिल्ली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में, दक्षिण में है चेन्नई, तो चेन्नई दक्षिण में। पर क्षेत्रीय परिषद कुछ याद करने को है ही नहीं, हमारी चेन्नई भी याद हो गए। चलिए नोट पॉइंट, पूर्वोत्तर राज्य अर्थात समय अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया। इनकी समस्याओं को पूर्वांचल परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वांचल परिषद द्वारा हल किया गया था। ठीक है। राज्य और इनका गठन वर्ष कब हुआ? महत्वपूर्ण है, याद करते हैं। और आज के बाद देखना आपको याद भी होंगे। देखो आंध्र प्रदेश मैंने बताया था भाषाई आधार पर होने वाला 1 अक्टूबर 1953 में इनकी बहुत मुल्लू ने उपवास रखा। उनकी अनशन बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई मुल्लू को। तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश में इनका भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो आपको ये तो याद हो गया, उम्मीद है मुझे। गुजरात महाराष्ट्र को 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ था। 1 मई 1960 में गुजरात महाराष्ट्र का।
1 मई 1960, गुजरात महाराष्ट्र 1960, 1 मई, ठीक है। मजदूर स्मृति डे भी शायद 1 मई को मनाते हैं। नागालैंड में बात करते हैं, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1971, मणिपुर मेघालय 21 जनवरी, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 को, गोवा 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है बस आपके, बस 4 हैं क्योंकि नए नए पूछे जाते हैं, हमें पता है। एक आपका ये है, भाषाई के आधार पर होने वाला प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है, 1953। अब हैं 4 को कैसे रटाएंगे, हमारी गारंटी, आप क्यों चिंता लेते हैं। गोवा 30 मई 1987 है, ठीक है। छत्तीसगढ़, अब चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। क्या बिहार से भी अलग होकर कोई बना है, बिहार से झारखंड बना है शायद, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई। उत्तराखंड देखो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, सब नवंबर में आ रहा है, 2000 में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रट लीजिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, और 2000 2000 2000। तो देखिए छत्तीसगढ़, गढ़ बोले तो गढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड दोनों खंड मिल गए 9 नवंबर, 15 नवंबर, 2000 2000, ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, गढ़ बात करें तो गढ़ होना चाहिए बहुत तंगड़ा, लेकिन यहाँ छोटा 1 नवंबर, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। उत्तराखंड, झारखंड 9 नवंबर, 15 नवंबर। तेलंगाना, तेलंगाना हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके वो हुआ था, ठीक है। तेलंगाना 2 जून 2014, बहुत लेटेस्ट है तेलंगाना, तेलंगाना हुआ था, तेलंगाना जब से हुआ अलग, तेलंगाना तेल महंगा होने लगा, ऐसे याद कर लें। 2 जून 2014, 2 जून 2014 हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जब 2014, तो वहाँ तभी 2 जून 2014 को तेल महंगे होने लगे, तो ऐसे आज जीवन भर याद रखेंगे आप, 2 जून 2014, ठीक है। तो हमारे पीएम कब कब आए, 2 जून, नहीं आए तो थे वो अलग, 2014 में आ गए थे, बट ये पता नहीं 2000, ये आपको कंफर्म होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि 2 जून 2014 तेलंगाना का गठन हुआ था, 2 जून 2014। ये देखो मोटा मोटा इतना याद हो गया होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मोदी जी आए 2014 में, तो 2 जून, 2 जून तेलंगाना गठन हुआ। बाकी मैंने तीनों आपको करा दिए, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 2000 2000 2000, ठीक है। चलिए, नगर नागरिकता कैसे क्या होती है, देखो 5 से 11 में नागरिकता काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मैं सेशन को ये नागरिकता वाला और ले लेता हूँ, ठीक है। नागरिकता के बारे में बात करते हैं, ये जितना भी मैं सेशन ले रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लें, पढ़ लें, बस लिखें नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, बस आपको वीडियो देखनी है, बस आपको याद याद कराने का मेरा मोटा पर्पज है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को प्रावधानों में विवरण किया हुआ है, नागरिकता कैसे क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की नागरिकता होनी चाहिए। देखो सब भारतीय संविधान नागरिकता त्यागने की और ग्रहण करने की सब तरीका का प्रबंध है, इकहरी नागरिकता प्रावधान करता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिक से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है, जन्म से हो भारत में, वंश के आधार पर हो, पंजीकरण द्वारा, देखो ये तो हमें होती है, जन्म से मिलती है, वंश के आधार पर है, पंजीकरण द्वारा भी मिल सकती है, प्राकृतिक रूप से, देशीकरण द्वारा, क्षेत्रीय अधिग्रहण द्वारा, इन सभी द्वारा ये ग्रहण की जा सकती है, ठीक है। तो नागरिकता क्लियर हो गई। तो चलिए फटाफट अच्छे से देखते रहिए, वीडियो को याद करते रहिए, चीज़ों को याद कराने की हमारी जिम्मेदारी, हम पहले भी बताते हैं कि याद तो आपको हम करा के छोड़ेंगे, 1 2 बार रिवीजन करते रहना, मोस्ट चीज़ें बार बार देख लेना। जैसे कि अनुच्छेद 51, सॉरी अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है, इकहरी नागरिकता होनी चाहिए, प्रावधान है इसमें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ये पूछते हैं, हरी परीक्षा में पूछने वाली चीज़ें होती हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।